वालेकुम अस्सलाम। जी सब लोग ठीक हैं। जी अभी हो जाएगा, 1-2 मिनट बाद ट्राई करें। अच्छा, अब हम स्टार्ट करते हैं ब्लॉगिंग। ब्लॉगिंग बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है और आई एम श्योर कि आप में से बहुत सारे लोग जो हैं वो ब्लॉगिंग की तरफ जाएंगे मूविंग फॉरवर्ड। तो कोशिश करें कि आप लोग अच्छी तरह समझ सकें सारी चीज़ों को। इट्स अ मोस्ट इफेक्टिव वे। आप लोग इसमें अर्न कर सकते हैं। थोड़ी सी मेहनत इसमें ज्यादा होती है, एक ब्लॉग को डेवलप करना, बिल्ड करना, उसको रैंक करना, उस पर कंटेंट लिखना, लेकिन ये सब कर सकते हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम फाइन टू। अच्छा किरण, कल आपने कहा था कि वो आपने कभी मुझे मैसेज नहीं किया। शायद आपको वो मेरी मैंने जो शुरू में कहा था आप लोगों को, उस वजह से वो एक्चुअली शुरू में इसलिए ज्यादा जोर दिया था मैंने कि उस दिन रैंडम क्यूरी उस वक्त ना बहुत ज्यादा आती हैं कि सर अटेंडेंस मार्क नहीं हो रही और छोटी मोटी बातें इधर उधर की ना। तो अब आप लोग जो है काफी आगे बढ़ चुके हैं कोर्स में और चीजों को अंडरस्टैंड कर चुके हैं। तो अगर आप मुझे मैसेज करके कुछ पूछना चाहती हैं तो पूछ सकती हैं। बहुत स्टूडेंट करते हैं, बहुत लोग पूछते हैं, सब लोग पूछते हैं। तो आप भी मैसेज कर सकती हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल। ओके, ब्लॉगिंग जो है ना ये इसमें आप लोग अपना एक ब्लॉग बनाते हैं, उस पे आप लोग कंटेंट लिखते हैं अपना और आप उससे अर्न करते हैं। अर्न करने के इसमें डिफरेंट वेज होते हैं ब्लॉग्स पे। नंबर वन, एडसेंस। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, एडसेंस जो है ये गूगल
का ही एक प्लेटफॉर्म है। गूगल आपके ब्लॉग को ना एड्स देता है, आप लोग एड्स रन कर सकते हैं अपने ब्लॉग पे। गूगल के पास दूसरे लोग आते हैं, बिजनेसेस जो हैं, जिनके बिजनेसेस हैं, वो लोग आते हैं अपनी एड्स रन करने के लिए। वो गूगल को आके अपनी एड्स देते हैं, और गूगल जो है वो एड्स आगे आपके ब्लॉग पे दे देते हैं। आपने अपने ब्लॉग पे गूगल के कोड वगैरह लगाए होते हैं, गूगल को आप लोगों ने अलाउ किया होता है कि वो एड चला सकता है। उसमें आप स्पेस दे देते हैं गूगल को अपने ब्लॉग के ऊपर कि यहाँ यहाँ पे ऐड चलेगी। अपने बहुत से ब्लॉग्स देखे होंगे, विजिट करते हुए ऑनलाइन साइट्स वगैरह देखी होंगी, एड्स चल रहे होते हैं उस पे। अब जो लोग अपने ब्लॉग पे ऐड चलाते हैं उन्हें पब्लिशर कहते हैं, और जो लोग गूगल से ऐड चलवाते हैं अपने बिजनेस की, उन्हें एडवर्टाइजर्स कहते हैं। तो एडवर्टाइजर्स एंड पब्लिशर्स, बस तो ये दो टर्म्स हैं जो आपको क्लियर होनी चाहिए। एडवर्टाइजर्स गूगल के पास आते हैं और उन्हें आगे कहते हैं कि हमने अपने बिजनेस को प्रमोट करना है, हमारी एड्स चला दें। और वो एड्स कैसे चलवाते हैं? वो जाते हैं एक प्लेटफॉर्म पे जिसे गूगल एडवर्ड्स कहते थे पहले, अब उसका नाम है गूगल एड्स। वो उस प्लेटफॉर्म पे जाते हैं, adwords.google.com। ये प्लेटफॉर्म ग्रो योर बिजनेस विद गूगल एड्स, ये प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे आते हैं एडवर्टाइजर्स, वो इस प्लेटफॉर्म पे आके तो एड्स वगैरह रन करते हैं। ये प्लेटफॉर्म भी मैं आप लोगों को करवाऊंगा कि यहाँ पे कैसे एड्स रन होती हैं। एडवर्टाइजर आते हैं इस प्लेटफॉर्म पे, और जो पब्लिशर्स हैं वो आते हैं इस प्लेटफॉर्म पे, एडसेंस पे। एडसेंस पे आते हैं, यहाँ पे आके तो अपनी वेबसाइट वगैरह सबमिट करते हैं गूगल को। गूगल रिव्यू करता है साइट को, उसके बाद अप्रूव कर देता है, और फिर आपकी साइट पे, ब्लॉग पे ऐड चलना शुरू हो जाते हैं। उसके लिए कुछ इसके क्राइटेरियाज भी हैं कि कंटेंट आपका जो है वो यूनिक होना चाहिए। बस उनका मेजर क्राइटेरिया एक यही है कि 8-10 ब्लॉग्स हों, थोड़ी सी ट्रैफिक हो, तो वो अप्रूव हो जाता है। वो बाज लोग ट्राई करते हैं एडसेंस को, इन्होंने पता नहीं क्या बनाया हुआ है, जैसे को बहुत ये इम्पॉसिबल चीज है कि अप्रूव नहीं होता, ये वो इस तरह के बहुत से मसले हैं। करते वो क्या है, वो कॉपी पेस्ट कंटेंट बस सुन लेते हैं कि कोई ब्लॉग होना चाहिए, उसके ऊपर एडसेंस लगी होनी चाहिए, तो अर्निंग होनी शुरू हो जाती है। तो वो इधर उधर से उठाते हैं, दूसरों के ब्लॉग उठा के लगाने शुरू कर देते हैं, उन्हें घुमाना शुरू कर देते हैं, स्पिनिंग जिसको कहते हैं। स्पिन करके तो वो लोग कंटेंट लगाते हैं, फिर गूगल जो है वो डिसअप्रूव कर देता है। गूगल को जरूरत नहीं है ऐसे ब्लॉग्स की। देयर आर मिलियंस ऑफ ब्लॉग्स एंड वेबसाइट्स विद क्वालिटी कंटेंट, तो ऐसे प्रूव नहीं करता। तो आप लोगों ने करना क्या, वर्डप्रेस तो आप लोगों को अब आई होप कि आप लोग उस पर अपना ब्लॉग बिल्ड कर सक पाएंगे खुद। तो आप लोगों ने अब ये देखना है कि आप लोगों ने किस टॉपिक पे लिखना है। आप किसी भी टॉपिक पे लिख सकते हैं, देर इज नो रिस्ट्रिक्शन, देर इज नो लिमिट। आप में से जो लोग मैकेनिकल के हैं, फाइनेंस के हैं, साइंसेस के हैं, प्लांट्स के हैं, मैथ्स के हैं, जिस भी सब्जेक्ट से आपका ताल्लुक है, आप लोग उस पर ब्लॉग बना सकते हैं। आप एक ब्लॉग बनाएं वर्डप्रेस के ऊपर, और आप ब्लॉग्स लिखना शुरू करें। जो अर्निंग है इसके ऊपर, वो डिपेंड करती है आपकी टाइप ऑफ ट्रैफिक एंड आपके टॉपिक पे। कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिनकी वैल्यू ज्यादा होती है, जो बहुत हाई पेइंग जो है
जैसे कि फाइनेंस है, ये एक हाई पेइंग निश है। और ये लॉयर्स हैं, ये भी हाई पेइंग निश है। इस तरह और भी बहुत सारी हैं, आपको ये लिस्ट मिल जाएगी गूगल में से। आप गूगल में लिखें एडसेंस हाई पेइंग निशेस, तो आपको वहां से निशेस मिल जाएंगी कि कौन सी वाली ऐसी है जहां पे आप ज्यादा पैसे अर्न कर सकते हैं। तो अगर आप लोग ऐसी किसी निश में जाना चाहें तो इट विल गिव यू मोर मनी पर क्लिक। जब भी कोई आपकी वेबसाइट पे आएगा और ऐड पे क्लिक करके वो ऐड वाली साइट पे जाएगा, तो आपको पर क्लिक पैसे मिलते हैं। अगर आप लोगों की टॉपिक पे ग्रिप नहीं है तो आप लोग फिर जो है किसी से लिखवा भी सकते हैं। तो ऐसे भी बहुत होते हैं, लोग ब्लॉग्स बिल्ड करते हैं, कंटेंट राइटर्स को हायर करते हैं और उनसे अपना कंटेंट लिखवाते हैं। आपको ज्यादा नहीं, 20 30 40 ब्लॉग्स चाहिए बस। और उसमें फिर आप रैंक करना शुरू हो जाते हैं, आपके पास ट्रैफिक आना शुरू हो जाता है। ऑल अबाउट ये कीवर्ड रिसर्च, कि वो आपकी कैसी है, कौन से टॉपिक्स पे आपने लिखा है, आपकी इंडस्ट्री कौन सी है, और उसके बाद आपने उनको कितना रैंक किया है, कितने कीवर्ड्स पे आपका ब्लॉग रैंक करता है, ट्रैफिक कितनी है और किस कंट्री से है। यूएसए यूके वगैरह की ट्रैफिक, जो ये डेवलप्ड कंट्रीज हैं, इनकी ट्रैफिक सबसे ज्यादा वैल्यूएबल होती है। क्योंकि मोस्ट ऑफ दी बिजनेसेस जो हैं, 90% बिजनेसेस जो हैं वो सिर्फ इन कंट्रीज को टारगेट करते हैं कि हमने इन कंट्री की ट्रैफिक को अपनी एड शो करनी है। बाकी कंट्रीज को वो अपनी एड शो ही नहीं करते। इस वजह से अगर आपके पास ट्रैफिक इन कंट्रीज से ज्यादा है तो फिर आपके पास जो है वो कंपटीशन भी ज्यादा होगा, और कंपटीशन जितना ज्यादा होता जाएगा उतनी ज्यादा आपको अर्निंग होती जाएगी पर क्लिक। इसमें दो मॉडल्स होते हैं अर्न करने के। एक तो आपको पर क्लिक पैसे मिलते हैं, दूसरा पर 1000 इम्प्रेशंस, जिसे सीपीएम मॉडल भी कहते हैं। तो दोनों तरह से आपको अर्निंग होती है। कुछ लोग आते हैं गूगल के पास जो सिर्फ आके ये कहते हैं कि हमने ब्रांडिंग करनी है, हमारी जो ये बैनर है आप लोग इतने यूजर्स को शो करें, 1000 यूजर्स को शो करें, तो हम आपको पैसे देंगे। गूगल का एक मॉडल है कि 1000 लोगों को जब वो शो कर देता है बैनर, उसके बाद वो चार्ज करता है। जितने भी चार्ज करे, $2 4 $5, तो 1000 इम्प्रेशंस पे भी आपकी अर्निंग होती है। क्लिक पे ज्यादा होती है, इम्प्रेशन पे थोड़ी कम होती है, बट यू अर्न फ्रॉम बोथ इम्प्रेशंस एंड क्लिक्स। या इतना मुश्किल भी नहीं है राइट करना, सिर्फ एटीट्यूड होना चाहिए थोड़ा सा जो है ना वो। वैसे बाय द वे ऑनेस्टली आई हेट कंटेंट राइटिंग पर्सनली, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप लोग भी कहें कि मैंने अब नहीं लिखना है। ये अपने अपने वो तबीयत की बात होती है। कोई लोग लिख सकते हैं, कोई नहीं लिख सकते, इट्स ओके। मैं नहीं लिख सकता, मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन मेरा रुझान नहीं है, मुझसे लिखा नहीं जाता। तो इट्स ओके अगर आप लोगों का दिल नहीं करता, आप लोग ट्राई करते हैं, आप लोगों से लिखा नहीं, बट यू मस्ट गिव योर ट्राई फर्स्ट। उसके बाद आप लोगों ने डिसाइड करना है कि अगर नहीं लिख पाते तो कोई बात नहीं, आप लोग कोई कंटेंट राइटर हायर कर लें, उससे लिखवाएं।
अगर लिख सकते हैं तो वेल एंड गुड, आपका कंट्रोल बहुत ज्यादा होगा इस पे, ब्लॉगिंग पे, और आप लोग आपके लिए इजी होगा सारा कुछ मैनेज करना स्टार्ट से। तो आप लोगों ने सबसे पहले एक टॉपिक चूज करना है। आप पैसों के चक्कर में पड़ने की बजाय आप लोग सबसे पहले ये देखें कि आपका पैशन किस चीज में है। कौन सी चीज आपको अट्रैक्ट करती, कौन सी चीज है जिसे पढ़ के आपको मजा आता है, जिसके बारे में आप मजीद जानना चाहते हैं। ऐसा कोई ना कोई टॉपिक जरूर होगा, आप में से कुछ लोगों को बहुत क्लियर होगा कि ये टॉपिक जो है मुझे बहुत पसंद है, मेरा बहुत दिल करता है इसको पढूं, इसके बारे में मजीद जानूं, इस पे कुछ लिखूं। सीएसएस स्टूडेंट्स माइंडसेट, सीएसएस स्टूडेंट माइंडसेट कौन सा होता है? ये कोई माइंडसेट नहीं होता आसिफ। माइंडसेट आपने अपना खुद फिगर आउट करना है, और ये ऐसा कोई ना कोई टॉपिक जरूर होता है जो आप लोग लाइक करते हैं। वो कोई भी चीज, स्पोर्ट्स है, जैसे आप में से कई लोग होंगे जिन्हें क्रिकेट बहुत पसंद होगी और बहुत इंजॉय करते होंगे आप लोग क्रिकेट को देख के सुन के। तो इस तरह बहुत होता है, या फुटबॉल, और कोई गेम, वीडियो गेम्स, आप में कई गेमर होंगे, या अब अपनी जो स्टडी आपने की उसमें कोई टॉपिक आपको बड़ा बहुत पसंद होगा, फिजिक्स किसी को, मैथ किसी को, केमिस्ट्री। तो इस तरह के टॉपिक कहीं ना कहीं निकल आते हैं। स्टिल इफ यू कैन फिगर आउट, ऑल यू हैव टू डू इज सम रिसर्च। गूगल पे जाएं, वहां पे आप लोग लिखें, अम, या ये लिख लें जो भी मैंने बताया है कि मोस्ट हाई पेइंग निशेस इन गूगल एडसेंस, आपको लिस्ट मिल जाएंगी। वहां पे आप लोगों ने देख लेना है कि आप किस निश पे लिख सकते हैं उनमें से। करंट अफेयर्स, इट्स वेरी वेरी पॉपुलर एंड हैज अ हाई पोटेंशियल टू गो वायरल। जी, मैंने भी यही कहा, सबसे पहले आप लोगों ने अपने पैशन को देखना है। व्हाट्स योर पैशन? यू कैन राइट वेरी वेल इफ यू हैव अ पैशन अबाउट समथिंग। हाई पेइंग निशेस फॉर एडसेंस, ये हमने लिखा। ये आ गया हमारे पास 2020 का डेटा। इंश्योरेंस $59 सीपीसी, गैस इलेक्ट्रिसिटी $57 सीपीसी। सीपीसी क्या होती है? कॉस्ट पर क्लिक। लोन्स $50 सीपीसी, mortgage 44, अटर्नी, लॉयर, डोनेट, कॉन्फ्रेंस कॉल 42 सीपीसी। ये पर क्लिक क्या? गॉट इट? इट्स पर क्लिक, कॉस्ट पर क्लिक, सीपीसी इज कॉस्ट पर क्लिक। तो जब, लेकिन इसमें ये है ट्रिक, एक कैच, कि ये ट्रैफिक यूएस से की होनी चाहिए, और टॉपिक्स जो है आपके वो हाईली competitive होने चाहिए, जो इंश्योरेंस में जिनके पैसे गूगल पे करते हैं। हम इसको मजीद खोल के देख लेते हैं, शायद इसमें कहीं हमें मजीद डिटेल मिल जाए।
अब उसने कुछ कीवर्ड को सीपीसी से सीपीसी सॉर्ट आउट किया हुआ। मेसोथेलिमिया एक डिजीज है, टाइप ऑफ अ कैंसर, लंग्स का, स्टमक, हार्ट वगैरह में, ऑर्गन्स में होता है। कैन बी क्योर्ड। ये बहुत कम्पेटिटिव कीवर्ड्स है, इसमें कई कीवर्ड्स ऐसे हैं जिनकी सीपीसी $1200 तक है, $1100-1200 पर क्लिक। लेकिन इसमें रैंक करना बहुत मुश्किल होता है। इसमें बहुत बड़ी बड़ी वेबसाइट्स जो हैं वो रैंक कर रही हैं। तो जितना ज्यादा कंपटीशन, इधर जितनी ज्यादा सीपीसी होगी उतना ही ज्यादा कंपटीशन आपको फेस करना पड़ेगा। तो these are some tricks to look before you jump into niche। आपने कंपटीटर एनालिसिस भी करना होता है, सर्च इंजन रिजल्ट पेज का एनालिसिस भी करना होता है, अपने कीवर्ड को आपने वहां पे इनपुट करके देखना होता है कि आप आउट रैंक भी कर सकते हैं कि नहीं, वहां पे जो वेबसाइट्स हैं उनको। इसमें बहुत सारी चीजें होती हैं, आप अपने एफर्ट्स पुट करी जाए और रैंक ना करें, आपके पास ट्रैफिक ना आए, क्योंकि ट्रैफिक तब आएगी जब आप फर्स्ट पेज पे रैंक करेंगे, टॉप पोजीशंस पे। अगर आप वहाँ रैंक नहीं करते तो फिर फायदा कोई नहीं आपको काम करने का। ये सिर्फ मैं आपको एग्जांपल्स बता रहा हूँ कि इसमें पोटेंशियल कितना है, इंडस्ट्रीज कैसे सिलेक्ट की जा सकती हैं, किसको नहीं करना आपने। तो ये देखें, कंपेंसेशन मेसोथेलिमिया, ये $569 पर क्लिक, ये एक क्लिक है जो आप अर्न कर सकते हैं। एक क्लिक पे कोई यूजर आपकी साइट पे आया, उसने आके, यूएसए से है यूजर, आपकी साइट पे आ गया, मेसोथेलिमिया के बारे में पढ़ रहा था, उसको ऐड नजर आया कोई, उसने उस पर क्लिक किया और आपको मिल गए $570। यस। तो इस तरह ये एक्सीडेंट लॉयर्स वगैरह जो हैं, इंजरी लॉयर, पर्सनल इंजरी लॉयर्स, इन ये भी निश बड़ी कॉस्टली है। इसमें भी बहुत ज्यादा पैसे हैं, लेकिन ये भी बहुत ज्यादा कंपेटिटिव है। अब ये मेडिकल की निश है, डॉक्टर्स की। कीवर्ड है, कैन यू सू अ डॉक्टर फॉर रॉन्ग डायग्नोसिस, $250 सीपीसी है। अब ये सारे इसलिए एक्सपेंसिव है, आप ये देखें, ये जो मेसोथेलिमिया के कीवर्ड्स, ये कंपनसेशन मेसोथेलिमिया, इसमें भी लोग जो है ना कंपनसेशन ले रहे होते हैं, अटर्नी चाहिए होती है। देखो मेसोथेलिमिया अटर्नी ह्यूस्टन, ये लोग अटर्नी को ढूंढ रहे होते हैं, क्योंकि वहां पे डिफरेंट स्कीम्स हैं इंश्योरेंस की और ये वो। तो वो जब किसी बीमारी का शिकार हो जाए तो फिर उसके बाद उन्हें लॉयर की जरूरत पड़ती है ताकि वो कंपनसेशन ले सकें। तो मेसोथेलिमिया में ये जो हाई पेइंग कीवर्ड्स हैं, ये टर्निस से रेलिवेंट है। सेकंड निश जो हाई पेइंग कीवर्ड्स की, सेल्फ अटर्नीज के, कार एक्सीडेंट लॉयर, पर्सनल इंजरी लॉयर, ऑटो एक्सीडेंट लॉयर, ये वो सारे। और थर्ड जो मोस्ट एक्सपेंसिव निश है, उसमें भी जो कीवर्ड्स हैं मेडिकल से रेलिवेंट, वो भी ज्यादातर अटर्नी से रेलिवेंट है। अब अटर्नी से रेलिवेंट जो है कीवर्ड इतने एक्सपेंसिव क्यों होते हैं? वो इसलिए होते हैं कि यहाँ पे जो भी बिजनेसेस आके अपनी एडवर्टाइजमेंट कर रहे होते हैं ना, वो लोग अब अटर्नीज हैं, लॉ फर्म्स हैं। यूएस यूके में जो लॉ फर्म्स के कंसेप्ट है वो बहुत डिफरेंट है पाकिस्तान से। यहाँ पे तो आप किसी वकील के पास जाएंगे ना, वो आपको कहेगा कि लो 2,000, 5,000, 10,000 दे दो, अनलेस कि कोई बहुत बड़ा केस है, कत्ल का केस है या कोई बहुत बड़ी करप्शन का केस है जिसमें वो को आपसे करोड़ 2 करोड़ मांगेगा। वहां पे ऐसे नहीं होता। वहां पे वो क्या करते हैं, वो आपको कहते हैं कि जी बताएं आपका क्या मसला, अटर्नी ने आप, अच्छा आपका एक्सीडेंट हो गया, गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, नो प्रॉब्लम, आप हमारे पास आए, ये लॉयर्स कह रहे होते हैं, आप हमारे पास आए, सिर्फ हमें रिपोर्ट कर दें, अपना केस बता दें कि आपका एक्सीडेंट कहाँ पे हुआ, उससे आपको कोई स्ट्रेस हुआ, आपको कोई इंजरी हुई, आपको परेशानी हुई, आपकी गाड़ी को कुछ नुकसान हुआ, हम आपका केस लड़ेंगे, आपको कंपनसेशन लेके देंगे जिसके साथ आपका एक्सीडेंट हुआ। क्योंकि वहां पे हुई होती है इंश्योरेंस हर किसी की। तो लॉयर्स क्या करते हैं, वो केस कर देते हैं दूसरे पे,
ये फिर मिलियंस तक चली जाती कंपनसेशन छोटे मोटे केसेस की भी। $5 लाख या $10 लाख मामूली बात है जो लोग वो कंपनसेशन में ले लेते हैं वहां पे केस लड़के। तो वकील क्या करते हैं वहां पे, वो फिर पे कर रहे होते हैं बहुत ज्यादा। उन्हें फिर फिक्र नहीं होती कि $500 क्लिक के या $1000 क्लिक के, क्योंकि अगर उन्होंने $50,000 खर्च के भी एक क्लाइंट ले लिया ना, तो वो समझ लें कि वो $1 million की कंपनसेशन है। और उसमें से फिर वो क्या करते हैं, वो कोई फीस चार्ज नहीं करते, वो कहते हैं हमें कमीशन दे देना 10% या जितना भी। तो $1 million कंपनसेशन में से 10% भी $1 लाख उन्हें मिल जाता है। तो मैंने भी लॉ फर्म्स के साथ काम किया हुआ, यूएस से कनाडा की, तो मुझे बड़ा अच्छा आइडिया है इनका कि ये लोग बहुत ज्यादा पैसे पे कर सकते हैं, दे डोंट केयर। तो वो कंपटीशन में आते जाते हैं लॉज वाले एक दूसरे के साथ ही, लॉयर्स लॉ फर्म्स, और वो अपनी बिड को बढ़ाते रहते हैं एड्स में, जब वो एड्स चला रहे होते हैं। तो जैसे जैसे वहां पे एक दूसरे का कंपटीशन बढ़ता जाता है, आपको यहाँ पैसे ज्यादा मिलने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि आपके पास एड्स चल रही हैं उनकी। तो दैट्स हाउ इट वर्क्स। You can write on different subjects, but it's not recommended. क्योंकि आपका ब्लॉग अगर किसी एक टॉपिक पे ना, किसी एक निश पे, तो एक तो ये कि आप बहुत ज्यादा अच्छा लिख सकते हैं उसमें, या लिखवा सकते हैं, टॉपिक कवर कर सकते हैं अच्छी तरह डिटेल। दूसरा, गूगल लव निश वेबसाइट्स, जर्नल नहीं। अगर जैसे मैं आपको माइक्रो निश, बल्कि माइक्रो निश, आप लोगों ने बाहर अक्सर बाजार में घूमते फिरते हुए देखा होगा, एक तरफ मॉल है, एक तरफ कोई जनरल स्टोर है, और उसके साथ ही कोई माइक्रो निश बिजनेस है, जैसे कि पैम्पर्स की शॉप। आजकल बहुत ज्यादा ये बिजनेस इस तरफ जा रहे हैं, माइक्रो निश की तरफ। अब सिर्फ एक पैम्पर्स की शॉप आपको मिल जाएगी। तो उसमें ये है कि वहां पे बिजनेस ज्यादा होता है। जब किसी को पता है ना कि पैम्पर्स की शॉप, फिर वो कोई उधर नहीं जाता मॉल पे लेने, मॉल से भी मिल जाते हैं। लेकिन आप देखना कि लोगों का एटीट्यूड ऐसा होता है कि वो फिर ना उस पैम्पर्स की शॉप पे जाके परचेजिंग करना शुरू कर देते हैं। उनको ये लगता है कि ये जो है ना बिजनेस हमारी नीड को ज्यादा अच्छा पूरा कर सकता है, इंस्टेड ऑफ मॉल और जनरल स्टोर। तो इसी तरह ऑनलाइन भी होता है। आप लोग एक माइक्रो निश पे जब काम कर रहे होते हैं ना, तो गूगल को लगता है कि आप लोग ज्यादा अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, ज्यादा क्लोज रेलेवेंट इन्फो है आपके पास, यूजर जो सर्च कर रहे हैं, आपकी साइट ज्यादा बेहतर है, तो वो आउट परफॉर्म कर देती है दूसरी बड़ी बड़ी वेबसाइट्स को, जिन्होंने सिर्फ उस टॉपिक पे एक ब्लॉग लिखा हुआ है और वो रैंक कर रहे होते हैं, और आपकी पूरी साइट ही उस टॉपिक पे बनी हुई है। जैसे कि यहाँ पे ये कीवर्ड है डॉक्टर्स से रेलेवेंट, मेडिकल, इसको चले रहे हैं ये मैसोथेलिमिया वाले। अब आप एक ब्लॉग बनाते हैं मैसोथेलिमिया, सबसे पहले तो आपको इसका फायदा ये होगा कि ये वेब एमडी या मायो क्लिनिक, ये वेब एमडी और मायो क्लिनिक बहुत बड़ी मेडिकल की वेबसाइट्स हैं, दे आर ह्यूज। अब लेकिन ये क्या है, ये मेडिकल की वेबसाइट है, हर टॉपिक को कवर करते हैं, हर बीमारी पे लिखते हैं, हर मेडिसिन के बारे में लिख रहे हैं ये लोग। अगर आपने सिर्फ बनाया है अपना मेसोथेलिमिया का ब्लॉग, तो यू हैव अ हायर चांसेस टू आउट रैंक देम, इवन दो दे आर बिग, दे आर अथॉरिटी। लेकिन फिर भी आपके चांसेस ज्यादा हैं, क्योंकि यू आर इन अ माइक्रो निश और सब निश। माइक्रो भी नहीं, आप सब निश में। एक निश है मेडिकल, दूसरी निश है मेसोथेलिमिया, मेडिकल के अंदर ही आती है ये, लेकिन ये सब निश है क्योंकि ये मेसोथेलिमिया है, इट्स अ स्पेसिफिक निश। इसके बाद आती है मेसोथेलिमिया अटर्नीज, इट्स कॉल्ड माइक्रो निश। अब मेसोथेलिमिया इज अ डिजीज, इट्स क्लियर, लेकिन मेसोथेलिमिया टर्नीज इज इट्स नॉट अ डिजीज, मेसोथेलिमिया टर्नीज इज अ बिजनेस मॉडल।
कि यहाँ पे लोग जो है अटर्नीज को ढूंढ रहे हैं, आप अटर्नीज के बारे में लिखते हैं, मेसोथेलिया के लोगों को कंपनसेशन के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं, आप लोग यू आर मोर गियर्ड टूवर्ड्स law side, legal side of mesothelioma, not medical side of mesothelioma. तो ये you are now into a micro niche. When you are into a micro niche, you have 200% more chances than authority websites to outrank them without much efforts. Yes, there will be efforts, but you have chance to outrank them. Others, if you go straight into medical niche, you go into direct head-to-head competition with WebMD or Mayo Clinic, you won't beat them because they are big. और गूगल के पास ऑलरेडी WebMD या Mayo Clinic है, वो आपकी साइट को क्यों रैंक करेगा? It doesn't make sense. Just think about it from Google's perspective. आप लोग सर्च इंजन है, आप गूगल का पर्पस ये यही है कि वो अपने यूजर्स को एक अच्छा सर्च रिजल्ट प्रोवाइड करे, एक अच्छा एक्सपीरियंस दे, अथॉरिटी वेबसाइट शो करे, तो वो शो करेगा वेब एमडी को या मायो क्लिनिक को। वाई यू? देयर इज नो रीजन अनलेस यू गिव गूगल अ रीजन, और वो रीजन की ये हो सकती है, यू गो इनटू अ माइक्रो निश टू हेल्प योर वेबसाइट, योर ब्लॉग अराउंड अ माइक्रो निश, टेल गूगल दैट you are authority on this topic only, no other website. They can write about it all they want, but your authority on a specific topic. Is that clear? Nusrat, I think you are talking about external links, जो हम ऑन पेज में टेक्निक यूज करते हैं कि किसी की वेबसाइट को लिंक करना अथॉरिटी वेबसाइट को। हाँ, मुझे क्लियर नहीं हुआ ये आपका क्वेश्चन। किसी टॉपिक पर लिख रहे हैं तो क्या हमें वहां लिंक्स देने पड़ेंगे और रिलेटेड लिंक से राब्ता करना चाहिए या नहीं? मुझे समझ नहीं आई किस बारे में आप पूछ रहे हैं, जरा अल्फाज को थोड़ा घुमा फिरा के दोबारा करें क्वेश्चन। क्रिसमस डिस्काउंट, यस यू शुड ट्राई सम, ऑफ कोर्स, गो ahead, buy a domain and hosting, even though you don't, अगर आप इसको परसू नहीं करना चाहते हैं, but it will give you a hands-on experience with cPanel and domain and everything else. Install WordPress, FTP, link a database. Do it. It's a skill. You need it. तो ये माइक्रो निश जो है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मेरी जो वो लास्ट स्टूडेंट्स ने जिन्हें मैंने बुलाया भी था सेशन में, मारिया, शुमाइला एंड अमारा,
उन लोगों ने जो है ना मेरी ये बात नहीं मानी, माइक्रोनिश वाली। उन्होंने कहा था हमने जर्नल ब्लॉग बनाना है। तो मैंने कहा बना लें, लेकिन मुश्किल काम है। तो वो फिर आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने फिर खुद ही मुझे भी बताया, मुझे भी आइडिया नहीं। तो उस दिन सेशन में उन्होंने बताया कि हमने फिर बाद में काफी सारी कैटेगरीज रिमूव कर दी, हमसे मैनेज नहीं हो रहा था, प्रॉब्लम हो रही थी और रैंकिंग में भी इशू आ रहे थे। तो ये एक ट्रिक है, ये एक टेक्निक है, प्रो टिप है जो मैं आपको दे रहा हूँ। गो फॉर अ माइक्रो निश, नॉट इवन अ सब निश, माइक्रो। Mesothelioma is a sub-niche. Mesothelioma thorni is micro-niche. Mesothelioma disease is micro-niche. My mesothelioma stages is micro-niche. या एड्स है। देखें, गूगल का आप सिर्फ कोड इनपुट करते हैं, एड्स गूगल खुद शो करता है। अब आपने जिस टॉपिक के ऊपर ब्लॉग लिखा है ना, गूगल ने ऐड उसी टॉपिक से रेलेवेंट शो करना है। क्योंकि रेलेवेंस ही आ जाती है, चांसेस बढ़ जाते हैं क्लिक के। और गूगल ऐड शो करता है हमेशा रेलेवेंट यूजर को। अगर आपका मैसोथीलिया अटर्नीज, ये कंपनसेशन के ऊपर आपने एक ब्लॉग लिखा हुआ है कि मैसोथीलिया के जो पेशेंट्स है वो कंपनसेशन ले सकते हैं, कैसे ले सकते हैं, तो उसके ऊपर अगर कोई यूजर आया तो ऑफ कोर्स वो मैसोथीलिया कंपनसेशन को ही पढ़ना चाहता है, तो वो आया। तो जो गूगल है वो एड शो करेगा मैसोथीलिया से ही रेलेवेंट, अटर्निस से रेलेवेंट। तो ये ऑटोमेटिक प्रोसेस है, आपने सिर्फ टॉपिक पे लिखते जाना है। गूगल का एड जो कोड है वो लगे होते हैं आपके ब्लॉग के ऊपर, और एड्स गूगल खुद शो करता है रेलेवेंट। करंट अफेयर्स पे आप लोगों ने अगर ब्लॉग बनाना है तो फिर माइक्रोनिश आप चूज कर लें, कोई भी हो सकती है करंट अफेयर्स पे। अब ये तो टॉपिक तो करंट अफेयर्स में तो बहुत ज्यादा आते हैं। आपको देखना पड़ेगा आप किस पे करना चाहती हैं। या यू राइट। Yeah, in a sense, there will be limited content, but there is always enough for you to write. ओके। तो
ये तो आप लोगों को अब क्लियर हो गया कि यू मस्ट गो फॉर अ माइक्रो निश, इट्स इजियर टू रैंक। अब जितने माइक्रो लेवल पे जा सकते हैं आप लोग जाएं। कंटेंट आइडियाज कभी खत्म नहीं होते, आप लोग लिख सकते हैं, लेकिन आपके चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं उसमें रैंक करने के, हायर चांसेस यूल रैंक। तो इस तरह आप लोग अपनी निश डिजाइन करें, डिसाइड करेंगे। वो आपने डिसाइड कर ली, उसके बाद आपको चाहिए होस्टिंग, आपको चाहिए डोमेन। अब डोमेन जो है वो भी कोशिश करें आपके रेलेवेंट, इट्स नॉट नेसेसरी, इट्स नॉट मैंडेटरी, बट कोशिश करें कि वो रेलेवेंट हो, लोगों को सेंस उसकी बन जाए कि किस टॉपिक से रेलेवेंट है। जैसे क्रिकेट मैनिया या प्लांट साइंसेस और मैथ गीक्स। तो इस तरह की कोई नेम्स वगैरह चूज करें ताकि वो आपकी जो एक ना रेलेवेंसी भी आती है डोमेन में, रैंकिंग में भी थोड़ी बहुत हेल्प मिल जाती है इससे, और यूजर्स को जो है वो एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी भी होती है कि अच्छी वेबसाइट है, रेलेवेंट है जो हम ढूंढने जा रहे हैं। हम्म, मैं क्लास नहीं ले पा रही थी रेगुलर, तो मुझे ग्रुप से निकाल दिया। ओके, नाउ आई कैंट हेल्प। जी शकील। ओके, तो आपने ले लिया होस्टिंग और डोमेन, आपने उसके ऊपर करना है अपना वर्डप्रेस अपलोड, क्रिएट अ ब्लॉग, कोई थीम बाई कर लें, अगर तो रेलेवेंट को अच्छी थीम आपको मिलती है फ्री में, अच्छी थीम होनी चाहिए, प्रोफेशनल होनी चाहिए, तो उसको अपलोड कर लें। सेट अप योर ब्लॉग, योर कैटेगरीज। बिल्कुल कर सकते हैं, ये एक अच्छी स्ट्रेटजी है, आपको टॉपिक्स ऑनलाइन बहुत ज्यादा मिल जाएंगे। आपको इसमें प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है टॉपिक सिलेक्शन के वक्त, कि सारे के सारे टॉपिक्स जो ऑलरेडी अवेलेबल हैं, आप लोग क्या लिखें, कैसे वैल्यू प्रोवाइड करें। तो वो आप बुक्स से हेल्प ले सकते हैं, बुक्स में जो मटेरियल होता है वो जरूर ऑनलाइन अवेलेबल हो, तो वहां से हेल्प लेके लिख सकते हैं। सब आपका क्या प्रॉब्लम है वर्डप्रेस पे?
अच्छा, जिस वक्त आप लोग अपना ब्लॉग क्रिएट कर लेंगे उस वक्त फिर आपने अपने जो निश आपने सिलेक्ट की हुई है उसकी आपने कैटेगरीज बनानी है, जो आपके ब्लॉग के ऊपर कैटेगरीज वगैरह होती हैं। ये अगर चीजें आप लोगों को बहुत मुश्किल लगे तो आप लोग किसी की हेल्प लेके तो इसको बना सकते हैं, किसी फ्रेंड की हेल्प ले लें, डेवलपर की, किसी को कह दें, कोई ना कोई हेल्प कर देगा आपको, वर्डप्रेस डेवलप कर देगा। ये हो सकता है आपकी क्लास में कोई ज्यादा अच्छा कर जाए वर्डप्रेस, तो उसकी हेल्प ले लें। कैटेगरीज वगैरह क्रिएट करें सारी, जिन जिन जो जो आप समझते हैं कि कैटेगरीज आगे आने वाली है इस टॉपिक के अंदर, जिन पे आप लिख सकते हैं, क्योंकि अपने अपने टॉपिक्स को डिवाइड करना होता है कैटेगरी वाइज। वो ब्लॉग्स के ऊपर फिर कैटेगरीज होती हैं, मेन्यू में ऊपर आपने देखा होगा हर वेबसाइट के ऊपर मेन्यू होता है, डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं, आप वहां पे जाके डिफरेंट टॉपिक्स पे पढ़ सकते हैं। तो हर टॉपिक पे अपने डिफरेंट टॉपिक्स पे लिखना है, यूजर एक्सपीरियंस अच्छा होता है ऐसे साइट पे। प्लेजरिज्म डज मैटर। आपकी एड्स ही अप्रूव नहीं होंगी अगर आप प्लेजराइज कंटेंट लिख रहे हैं। फाइल में सेव करते वहां से नहीं हो रहा क्या? यस मौजम, डोमेन एंड होस्टिंग, दिस इज व्हाट आई एम टेलिंग यू कि डोमेन होस्टिंग आपको चाहिए, उसके बाद आप वर्डप्रेस अपलोड कर सकते हैं। कल का पूरा लेक्चर इसी पे था। प्लेजराइज कंटेंट आपने नहीं लिखना कभी भी। यू हैव टू प्रोवाइड अ वैल्यू। कैन यू रियली मेक मनी by doing this kind of stuff? No, you can't. पैसे आप तब कमाएंगे जब आप वैल्यू प्रोवाइड करेंगे। यू गिव वैल्यू, दे गिव मनी। स्टार्टअप वेबसाइट किसी स्टार्टअप की वेबसाइट हो सकती है, बिजनेस वेबसाइट। स्टार्टअप्स होते हैं जो ये कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होते हैं, किसी सोल्यूशन पे काम कर रहे होते हैं, उसे स्टार्टअप कहते हैं। और स्टार्टअप को रन करने वाले जो होते हैं उसको एंटरप्रेन्योर कहते हैं। तो एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्टार्टअप कनेक्टेड। एंटरप्रेन्योर्स प्रॉब्लम सॉल्वर्स होते हैं, वो किसी सोल्यूशन पे काम कर रहे होते हैं, दे आर नॉट बिजनेसमैन। और स्टार्टअप जो है वो किसी सोल्यूशन पे काम कर रहा होता है। एक वेब बिजनेस होता है जो किसी सोल्यूशन पे काम कर रहा होता है, कोई प्रॉब्लम फिगर आउट करके उस पे सोल्यूशन पे काम कर रहे होते हैं, दीज आर कॉल्ड स्टार्टअप्स। आजकल स्टार्टअप्स का बहुत कल्चर है। अगर आप लोगों के जहन में भी कोई ऐसा प्रॉब्लम है जिसको आप सॉल्व कर सकते हैं, तो ये देन यू गो फॉर स्टार्टअप, बी एन एंटरप्रेन्योर। वो स्टार्टअप्स वगैरह के बारे में भी मैं आपको बता दूंगा एंड पे, और वो आपने कहाँ पे जाना है, किस तरह आइडिया पिच करना है, और आपने कौन से प्लेटफॉर्म को यूज करते हुए आपको इन्वेस्टमेंट मिलती है वहां से। लाख, $2 लाख, $1 मिलियन तक भी मिल जाती है। आप अपना उस पे काम करें, सोल्यूशन पे, उस सोल्यूशन को डेवलप करें, देन मेक मनी। प्लान 9 जो है इनका प्लेटफॉर्म है, पंजाब आईटी बोर्ड के अंडर ही है वो। जो ई रोजगार वाले हैं ना, आईटी बोर्ड वाले, इन्हीं का एक और प्लेटफॉर्म है प्लान 9। वहां पे आप जा सकते हैं, आपके पास सिर्फ आइडिया होना चाहिए कोई, आके आप कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। कोई भी सोसाइटी की प्रॉब्लम, कम्युनिटी की प्रॉब्लम, कोई प्रोडक्ट की प्रॉब्लम, कोई सर्विसेज की प्रॉब्लम, उसको आप सोल्व कर सकते हैं। आपके पास आइडिया है, आप चाहें उन्हें जाके कहें कि ये मेरा आइडिया, अगर उन्हें आपका आइडिया अच्छा लगेगा वो आपको वहां पे अपने पास रख लेंगे, ट्रेन करेंगे 6 माह। उसके बाद वो इन्वेस्टर्स के सामने आपका आइडिया पिच करेंगे, इन्वेस्टर्स आपके साथ पैसे इन्वेस्ट करेंगे, लाख, $2 लाख, $3 लाख, जितने भी आपको चाहिए। आप एक टीम हायर करेंगे, आप उस पर काम करना शुरू करेंगे, एंड देन देयर यू कैन मूव फॉरवर्ड फ्रॉम देयर।
ब्लॉग आपका वैल्यूएबल तब होता है जब उस पर ट्रैफिक आ जाती है। कंटेंट कोई भी लिख सकता है, कीप दैट इन माइंड। There are hundreds and thousands of people who can write content and can make blogs, and there are blogs. Hundreds and thousands of blogs on every single topic. So, ये क्राइटेरिया नहीं है, आपने इस तरफ नहीं देखना। असल में जो है ना प्रॉब्लम लोगों को फेस ना करना पड़ता है, बना लेते हैं लेकिन उनको इतनी स्ट्रेटजीज नहीं आती, इतनी टेक्निक्स उनके पास नहीं होती जितनी आप लोगों के पास है। व्हाट एडवांटेज डू यू हैव, टेल मी। एक बहुत अच्छा कंटेंट राइटर है, let's say he's a medical content writer, he can write a very strong content on mesothelioma. And on the other hand, it's you. On the other hand, there is Sara Tahir, who can also write on mesothelioma. But what's your advantage? Tell me. Yes, yes, मेरा फाइन मदिया, you're right. आप लोगों को टेक्निक्स आती है, आप लोगों को एसईओ आती है, आप लोगों को मार्केटिंग आती है, आउटरीच आती है, यू कैन रन एड्स, you can do a lot of stuff to advertise your blog. You can do guest blogging, you can do outreach, you can do on page SEO, you can analyze your traffic in analytics, you can analyze in search console, you can make better decisions, quantitative decisions. स्टैट्स वाले जो लोग हैं उन्होंने ये बहुत पढ़ी होंगी चीजें, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव, probability. So probability of your win is higher than anyone else out there. 90-95% people, इन लोगों से ज्यादा है आपके चांसेस। यह टेक्निकल चीजें, आप मोबाइल फ्रेंडली, रिस्पॉन्सिवनेस, यूजर एक्सपीरियंस, ऑन पेज, ये वो, आप लोग इन चीजों पे ज्यादा कंट्रोल रखते हैं, आप ज्यादा जल्दी आउट रैंक कर सकते हैं। 95% ऑफ कंपटीशन यू विल किक देम आउट, you have to face only 5%. बस एक चीज जो है, वैल्यू 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 वैल्यू, इसको अपने अपने जहन में रखना। हाउ कैन यू प्रोवाइड अ वैल्यू, उसमें आप ज्यादा लेंथी लिखें। अगर आप देखते हैं कोई कीवर्ड सर्च करके गूगल पे के रैंक जो कर रहे हैं उनकी क्या है स्ट्रेंथ, आप उनको विजिट करेंगे, जरा टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से विजिट करना, उनको देखना उनकी ऑन पेज कैसी है, नंबर ऑफ वर्ड्स कितने हैं, एक्सटर्नल लिंकिंग, इंटरनल लिंकिंग, इमेजेस, वो रैंक कर रहे हैं, उनके बैकलिंक्स कितने, ये सारी चीजें जो हैं आपने पहले नोट डाउन कर लें अपने पास एक्सेल में। टॉप 10 रिजल्ट्स जो हैं उनको एक्सेल में लिखें, उन वेबसाइट को, उनके आगे उनके जो फैक्टर्स एलिमेंट्स हैं उनको लिखें, नंबर ऑफ वर्ड्स कितने हैं, एक्सटर्नल लिंक्स कितने हैं, इंटरनल लिंक्स कितने हैं, इस साइट के बैकलिंक्स कितने हैं, ये सारी चीजें नोट डाउन करें। आपके पास एक पैटर्न बनना शुरू होगा, आपको समझ आना शुरू होगी, अच्छा ये कुछ किया हुआ है, एक स्टैंडर्डाइज्ड आपके पास डेटा आ जाएगा।
आप जिनको बीट कर सकते हैं, आप उनको फौरी तौर पे बीट करें। नंबर ऑफ वर्ड्स जैसे आप देखते हैं, अगर 2000 हैं जो रैंक कर रहे हैं टॉप 10 पे, जिस पे आप 4000 वर्ड्स का लिख रहे हैं। ये अब्दुल सबूर, इसके लिए ना आपको हिप्नोटाइज होना पड़ेगा। आंखें बंद करके ना फिर आपको जो है ना थोड़ा देखना पड़ेगा। आपको बार बार वेबसाइट का नाम लेना पड़ेगा, जिस वेबसाइट के बारे में भी आप जो है जानना चाह रहे हैं ये सब कुछ। आंखें बंद करें, 10 बार उसका नाम लें और सो जाएं। ख्वाब में आपको उसकी सारी डिटेल जो है वो मिल जाएगी कि वो कैसे, उनके बैकलिंक्स कितने हैं। कमाल करते हैं आप वैसे। आप लोगों को मैंने बताया, वैसियम रश है, एचरेफ है, मोज है, बहुत सारे टूल हैं जहाँ से आप बहुत सारी चीजें निकाल सकते हैं। बाकी ऑन पेज तो आप देख के भी अंदाजा कर सकते हैं। हाँ, इस्तिखारा भी कर सकते हैं आप, कि आप किसी कीवर्ड पे रैंक करने से पहले आप कर सकते हैं कि नहीं। ये भी एक ऑप्शन है। सो बैक टू पॉइंट, आप लोगों ने एक एक्सेल फाइल बना लेनी है। उसके अंदर आपने सारी चीजें नोट कर लेनी, नंबर ऑफ वर्ड्स, नंबर ऑफ बैकलिंक्स उस पेज के और डोमेन के, सेपरेटली कर लें। उसके बाद आप लोग इंटरनल लिंक्स देखें, उन्होंने अपने पेजेस को कितनी बार लिंक किया हुआ है, और हेडिंग्स वगैरह, H2 हेडिंग्स कितनी बार यूज किए हैं, इमेजेस उन्होंने कितने यूज किए हैं, उनके आल टेक्स्ट जो है वो क्या है, हेडलाइन के अंदर कीवर्ड उनका कहाँ पे है, टाइटल में कीवर्ड उन्होंने कितनी बार यूज किया, डेंसिटी क्या है कीवर्ड की। ये सारी चीजें जब नोट कर लेंगे आप लोग, उसके बाद आप लोगों ने अपना एक ब्लॉग डिजाइन करना है, और कुछ जो चीजें आप आउट रैंक कर सकते हैं उनको कर दें। नंबर ऑफ वर्ड्स बढ़ा दें, इंटरनल लिंक्स बढ़ा दें, इमेजेस बढ़ा दें, उनके ऑल टेक्स्ट, डेंसिटी आपकी ऑब्वियसली ज्यादा, वो जब नंबर ऑफ वर्ड्स बढ़ेंगे तो डेंसिटी भी थोड़ी सी आपकी ज्यादा हो जाएगी एज कम्पेयर टू देम, क्योंकि आपका कीवर्ड जो है ज्यादा बार यूज होगा। इवन दो कि योर डेंसिटी विल बी सेम, 1%, 2% या 3% डेंसिटी रखें, लेकिन आपका कीवर्ड ज्यादा बार यूज होगा क्योंकि नंबर ऑफ वर्ड्स ज्यादा है आपके ब्लॉग में उनसे। प्रोजेक्ट्स देने वाले कब बनेंगे? वो भी बन जाएंगे यार, इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट। आप लोग फ्रीलांसर से प्रोजेक्ट पकड़े, फाइवर से काम करवाई जाए। जरूरी तो नहीं है कि आप लोगों ने खुद करना है सब कुछ, बी स्मार्ट। इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट।
आप लोगों को एसईओ का बस आइडिया होना चाहिए एसईओ में क्या क्या करवाते हैं। जैसे गेस्ट ब्लॉगिंग करते हैं, आपको प्रोजेक्ट मिल गया एसईओ का फ्रीलांसर से, लेट्स सपोज $500 $600 मंथली आपने ले लिया। आप फाइवर पे जाएं, वहां पे किसी को गेस्ट ब्लॉगिंग के लिए हायर करें, किसी को आप सोशल बुक मार्किंग के लिए कर लें, किसी से आप जो है वो आउटरीच करवा लें। शेयर योर मनी, दूसरों को भी पैसे दें थोड़े से, खुद बैठ के एंजॉय करें, टीवी देखें, फिल्म्स देखें, शोज देखें। व्हाई यू हैव टू डू ऑल द वर्क? आई डोंट डू एनीथिंग। मैंने किया है। मैं इसलिए आप लोगों को भी इस तरह की बातें ज्यादा सजेस्ट नहीं करता कि मैं चाहता हूँ आप लोग हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस ले लें एक बार, आप लोगों के हाथ से गुजर जाएं सारी चीजें खुद। हाँ यूनुस, मुझे लगता है आप लोग तरक्की कर पाएंगे। यस, क्योंकि जिन्होंने तरक्की नहीं करनी थी ना वो ऑलरेडी आउट हो चुके हैं इस ग्रुप से। तो अगर आप लोग अभी तक मौजूद हैं तो आप लोगों के तरक्की करने के चांसेस उनसे ज्यादा हैं। तो ऐसे सवाल ना पूछा करें, आपको लगता है हम तरक्की कर पाएंगे, आप कहा करें सर हम तरक्की करेंगे, हम आगे बढ़ेंगे, हम ये करेंगे, आपको करके दिखाएंगे। ओके, डोंट वरी अबाउट दैट, आप लोग कर लेंगे। घबराना नहीं है, कुछ लोग आप में से बहुत ज्यादा घबराए हुए हैं, परेशान हैं। आप लोगों को लगता नहीं है कि आपको एक माह पहले जो कुछ आता था आज आपको उससे ज्यादा आता है? आप लोग अब ज्यादा कुछ जानते हैं। मैं ऑनलाइन, अभी मैंने फिश मंगवाई है ऑनलाइन। यस, नाउ दैट्स माय स्टूडेंट्स। तो घबराएं नहीं, हिम्मत रखें, हौसला रखें, आप लोग कुछ ना कुछ कर जाएंगे। सबके लिए कुछ ना कुछ अवेलेबल है, हर किसी का स्कोप है, हर किसी का चांस है। सब कुछ आप लोगों के लिए नहीं है लेकिन कुछ ना कुछ जरूर है आप लोगों के लिए।
एहसन आप अगर आपको चीजें समझ नहीं भी आ रही ना, देन डू नॉट गिव अप। अभी भी परेशान ना हो, आप सिर्फ अंडरस्टैंड कर लें कि सब कुछ क्या है, कैसे होता है। जस्ट गो आउट देयर, bid on projects, take projects, and then hire people to work for you। फाइवर पे जाएं, फ्रीलांसर से आप वर्क से प्रोजेक्ट पकड़े, एसईओ के प्रोजेक्ट्स में अप्लाई करें, मार्केटिंग के, सोशल मीडिया के, पीपीसी के इन प्रोजेक्ट्स पे काम करें, प्रोजेक्ट्स लें और हायर कर लें लोगों को। फाइवर पे जाके वहां पे हायर कर लें लोगों को, फिजिकली हायर कर लें किसी को। एक पोस्ट लगाएं आप फेसबुक पे या ओएलएक्स पे, या वो ये जॉब्स वाली वेबसाइट्स जो हैं, rozy.pk पे जाके जॉब लगाएं, आपको 50 एप्लीकेशंस एक दिन में मिल जाएंगी, उनसे करवा लें। हाँ, तुम्हारा वेल सेड। अभी पता है आप लोगों को, मैं जब कभी बाहर से गुजर रहा होता हूँ ना, किसी शॉप को, किसी मॉल को, किसी चीज को देखता हूँ, तो मैं सोच रहा होता हूँ अगर ये पीपीसी करवा ले ना मेरे से, तो मैं इसके लिए बड़ा अच्छा बिजनेस जनरेट कर सकता हूँ। इसका फेसबुक पेज हो या वहां पे अगर चीजें बेचे ना, तो बड़ा अच्छा इसका बिजनेस जनरेट हो सकता है। तो ये चीजें जो ना अब आपके दिमाग में घूमती रहेंगी, यू आर स्टक विद दिस स्टफ। अब आप लोग जो है ना वो मेरी तरह सोचना शुरू कर देंगे आहिस्ता आहिस्ता। आप कहीं बाहर से गुजरेंगे, किसी दुकान को देखेंगे, किसी बिजनेस को देखेंगे, तो आप लोग कहेंगे इसकी अगर मैं वेबसाइट बना के तो रैंक करूं तो इसको कितना बिजनेस मिल सकता है। इसको आइडिया भी नहीं है। किसी शवारमे वाले को आप देख के कहेंगे कि ये अगर फेसबुक पे अपनी रेसिपी शेयर करे तो ये बड़ी जल्दी पॉपुलर हो सकता है। ये जो लोग परेशान बैठे हैं, अभी कल मैं किसी से बात कर रहा था, लड़का टोयोटा में एक जॉब करता है कराची में। सुबह बेचारा 5 साढ़े 5 बजे निकलते, 1.5 घंटे का उसका सफर है। 1.5 घंटे बाद वो पहुंचता है इंडस मोटर्स, वहां पे जॉब करता है, तो फिर 8 घंटे की, उसके बाद फिर निकलता है, तो वो कोई 12-13 घंटे बाद घर पहुंचता है। ही इज डूइंग अ पेंट जॉब। तो मेरे रिलेटिव ही हैं, तो उसकी मदर आई है, तो उनसे बात हो रही थी, मैं ऐसे ही पूछ रहा था क्या कर रहा है बेटा आपका, तो उन्होंने मुझे बताया उसका। तो मैंने उन्हें कहा कि वो 13-14 घंटे अपने दिन के लगाता है, 18-20 हजार सैलरी है, उसके पास एक स्किल है इतनी अच्छी, तो क्यों कर रहा है वो? तो कहती है और क्या करे। मैंने कहा क्यों अपनी क्यों नहीं करता, वो अपना क्यों नहीं वर्कशॉप बनाता, या वो किसी वर्कशॉप के साथ काम क्यों नहीं करे, जॉब क्यों कर रहा है? तो चुप कर गई। फिर मैंने उनको समझाया, मैंने कहा देखें, जॉब में और बिजनेस में फर्क होता है। अब वो जॉब कर रहा है, वो अभी छोटा है, वो समझ रहा है कि शायद मैंने लाइफ की अचीवमेंट कर ली कोई इंडस मोटर में जॉब करके, और आप भी खुश हैं कि आपका बेटा जॉब कर रहा है। मैंने कहा उसके पास पोटेंशियल इससे कहीं ज्यादा है। उसको समझाएं घर जाके कि अपना टाइम जाया ना करे, अपनी वर्कशॉप बनाए। पेंट वाले मैंने कहा एक दिन में इतने कमा लेते हैं जितना आपका बेटा 12-13 घंटे जॉब करके महीने बाद अर्न कर रहा है। मैंने कहा वो तो खून चूस रहे हैं इसका। आप उसको कहें अपनी वर्कशॉप वगैरह बनाए, और या अपना कोई किसी फ्रीलांसर बन जाए। वर्कशॉप्स वगैरह वालों को जाके बताए, इंडस मोटर 3 साल का डिप्लोमा किया उसने पेंट जॉब का, हाईली स्किल्ड पर्सन है, और 18-20 हजार रुपये सैलरी है, 12-13 घंटे रोज लगते हैं दिन के उसके। दैट्स सो सैड। वो इससे कहीं ज्यादा अर्न कर सकता है डेली, लेकिन पता नहीं है लोगों को, इन चीजों का आइडिया ही नहीं है। समझते हैं कि बस यही लाइफ है, ऐसे ही चलनी है, ऐसे ही गुजरनी है। जॉब मिल गई, बेनिफिट्स बहुत ज्यादा हैं उनके, मेडिकल है, ये ट्रांसपोर्ट है, और पता नहीं 2 टाइम का खाना है। तो आई वाज सैड फॉर दैट पुअर लेडी। तो कसूर नहीं है हमारा, माशरा ऐसा है,
हम लोगों की ग्रोथ नहीं है ज़हनी तौर पे इतनी, एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट नहीं है, बिजनेस माइंडसेट नहीं है, हम जॉब्स को प्रेफर करते हैं। These are the things. ओके, ब्लॉगिंग को डिटेल में हम स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक। ज़्यादा अच्छे तरीके से इसको समझेंगे, देखेंगे, करेंगे। कंटेंट राइटिंग वगैरह, इसमें कीवर्ड रिसर्च, जो जो चीज़ें इसमें इन्वॉल्व हैं वो सारी देखेंगे। तो आप लोग जो है कोशिश करें इस वीकेंड पे, जो लोग अपना कर सकते हैं, डोमेन होस्टिंग वगैरह। और लेके वर्डप्रेस जो है उस पे आप लोग अपना ब्लॉग बना लें। एक तो ये आप गिग बना सकते हैं, इसके प्रोजेक्ट्स पे अप्लाई कर सकते हैं। जब आप अपने होस्टिंग डोमेन लेके एक ब्लॉग उस पे अपलोड करके उसको सेटअप कर लेंगे, तो फिर आप इसकी गिग भी बना सकते हैं। इसमें आप पैसे भी चार्ज कर सकते हैं लोगों का ये काम करने के। दूसरा, ये आपके काम भी आएगा ब्लॉग बना के। अगर आप इस पे लिखना चाहें ऑन पेज, आप इस पे एसईओ कर सकते हैं, आप सब कुछ कर सकते हैं। गो एंड डू इट। 2 4 5 हज़ार खर्च लें अपनी लर्निंग पे, समझ लें इन्वेस्टमेंट है आपकी, आपकी लर्निंग पे। इतनी ज्यादा फीसें भी तो देते हो यार, इससे ज्यादा तो शायद यूनिवर्सिटी कैंटीन में आप लोगों के लगे लेते होंगे महीने में। खर्च लो थोड़े से, कुछ नहीं होता। जी, आप लोग मुझे मैसेंजर पे मैसेज कर सकते हैं, यू आर वेलकम, पूछ सकते हैं। जस्ट डोंट फ्लड मी विद द मैसेजेस, आई विल रिस्पॉन्ड इन टाइम। सो गिव मी सम स्पेस, आई विल रिस्पॉन्ड। चलें तो मिलते हैं हम फिर इंशाल्लाह मंडे को, बशर्ते जिंदगी। आप सब लोग अपना ख्याल रखिएगा, पढ़ते रहें चीजों को, समझने की कोशिश करते रहें, घबराएं नहीं। अल्लाह आप लोगों को कामयाबी देगा इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।